ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, पिछले हम लोगों ने माइक्रो के टॉपिक्स का डिस्कशन किया था। अब थोड़ा मैं आपके सामने माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक उठाता हूँ और उसका डिस्कशन आपके सामने करता हूँ। तो अभी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के इस डिस्कशन में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के पेपर के डिस्कशन में यस यही अर्थशास्त्र का हमारा है। तो इस डिस्कशन में अभी हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट मीन्स हम लोग बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। टॉपिक आप बच्चों थोड़ा देखना, समष्टि अर्थशास्त्र। आप मेरा पहले का वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने माइक्रो के टॉपिक इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र का डिस्कशन किया है। तो अभी मैक्रो है और इसके पहले माइक्रो था, MICRO। अभी जो बात कर रहे हैं वो MACRO, मैक्रो की बात कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपके साथ एक टॉपिक शुरुआत करता हूँ एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, मैं एक टॉपिक की शुरुआत करता हूँ, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। यस, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अगले राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, जैसे राष्ट्रीय आय की बात होती है वैसे ही हमारे पास बात होती है कि क्वांटिटी हमारे पास है और सर्विसेज हमारे पास है, और इसी के साथ हमारे पास आता है एक GDP। यस, तो इंग्लिश में इस GDP को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। अब देखो कैसे इसको हम जानेंगे। तो Q से क्वांटिटी है, वस्तुओं का उत्पादन है, S से सर्विसेज है, सेवाएं हैं। तो जब इसको प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी, और इसको भी प्राइस से करते हैं तो प्राइस इंटू सर्विसेज। किसी भी अर्थव्यवस्था में या तो वस्तुओं का उत्पादन होता है, नहीं तो सेवाओं का उत्पादन होता है। तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और उन दोनों को जोड़कर जो हमारे पास वैल्यू आती है वो वैल्यू हमारे पास सकल घरेलू उत्पाद है। लेकिन सिर्फ यही की बात ये नहीं है, हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और थोड़ा हम लोग देखेंगे। इधर मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी दे रहा हूं कि इसको जब डिफाइन करते हैं तो कहते हैं इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। किसी देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं का मूल्यांकन तथा अंतिम रूप से उत्पादित सेवाओं का मूल्यांकन। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि ये घरेलू सीमा क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, टेरिटरी क्या है, घरेलू सीमा क्या है। हाँ, घरेलू सीमा क्या है। तो अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज़ हम देखते हैं कि कैसे इस घरेलू सीमा को, तो एक तो देखो आप, जो भी आर्थिक क्रियाएं ज्योग्राफिकल बाउंड्री में होती हैं, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है और इधर भी वाटर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। तो घरेलू सीमा को जब परिभाषित करेंगे तो कैसे परिभाषित करेंगे जी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड, इकोनॉमिक
एक्टिविटीज ऑन लैंड, मतलब भूमि पर होने वाली आर्थिक क्रियाएं, पर होने वाली आर्थिक क्रियाएं, प्लस इधर भी वाटर, इधर भी वाटर, इधर भी वाटर, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन वाटर, एक्टिविटीज इन वाटर, जल में तथा पर होने वाली आर्थिक क्रियाएं। और हवा में आप देखो, मोबाइल का जो एक्टिविटी होता है वो हवा में होता है, या प्लेन की एक्टिविटी हवा में होती है, तो वो वाला इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एयर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एयर, हवा में होने वाली आर्थिक क्रियाएं। होने वाली आर्थिक क्रियाएं। अच्छा, प्लस एम्बेसी में भी जो है वो भी होता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एम्बेसीज, एक्टिविटीज इन एम्बेसीज, दूतावास में होने वाली आर्थिक क्रियाएं, है ना। तो यहाँ दूतावास का है में होने वाली आर्थिक क्रियाएं। तो इस तरह से जब हम लोग घरेलू सीमा की बात करते हैं तो भूमि पर होने वाली, जल में होने वाली एंड हवा में होने वाली आर्थिक क्रियाएं, और दूतावास में। तो ये सारा आपको पता होगा। एक देवयानी खोबरागड़े का केस था, वो भारतीय दूतावास की महिला थी, उनको अमेरिका में मिसबिहेव उनके साथ हुआ था, तो उसको अमेरिकन लोगों ने अरेस्ट कर लिया था। तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि वो हमारा क्षेत्र है, हमारी टेरिटरी है, तो उसमें बाहर अमेरिका उसमें कुछ नहीं कर सकता, और अल्टीमेटली उनको रिलीज़ करना पड़ा। तो ये सारा है। तो सकल घरेलू उत्पाद इस तरह से। अच्छा, इसमें एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, हाँ, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से एंड एंड होता है 31 मार्च को। यस, तो इसी में ध्यान देना। और यही अभी आज आप देखना कि बजट में भी हम लोग बोलते हैं तिमाही हमारा विकास एंड क्वार्टरली ग्रोथ। तो यहाँ पर हमारे पास देखो Q1 Q1 होता है, एंड Q1 स्टार्टेड, ये अप्रैल से लेकर जून तक होता है। Q2 जुलाई से लेकर सितंबर तक होता है। Q3 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होता है। Q4 जनवरी से लेकर मार्च तक होता है। इस तरह से ये अलग अलग हमारे पास क्वार्टर होते हैं। तो इसी के बेसिस पर हम लोग जीडीपी को परिभाषित करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ द, पहले समझो, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो किसी फाइनेंशियल ईयर, हिंदी में किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं का तथा अंतिम रूप से उत्पादित सेवाओं का मूल्यांकन सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर है कि देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को शामिल कर रहे हैं। इसका मतलब सिंपल मीनिंग है कि अगर जीडीपी बढ़ता है तो चाहे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि प्राइमरी सेक्टर कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्र, चाहे हमारा उद्योग धंधों वाला क्षेत्र जो कि सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है, द्वितीय क्षेत्र, चाहे हमारे सर्विसेज सेवाओं वाला क्षेत्र जिसको टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं, तीनों में किसी न किसी सेक्टर का ग्रोथ हुआ होगा, या दो का हुआ होगा या तीनों का हुआ होगा। तो ये इस तरह से किसी देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं का मूल्यांकन
तथा अंतिम रूप से उत्पादित सेवाओं का मूल्यांकन किसी वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब मैं आपको बताऊं कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना की बात करते हैं, है ना, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना तो इसमें क्या है, 3 अलग अलग मेथड है जो हमें देखना है। आपको देखो, मान लो मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ तो मेरे सर्विसेज का उत्पादन हो रहा है, जो भी मेरे पर आवर क्लास की वैल्यू है तो मेरे उत्पादन का वो वैल्यू है, और जो मेरे उत्पादन का वैल्यू होगा वही मेरी आय होगी, और जो मेरी आय होगी वही मैं मैक्सिमम खर्च कर सकता हूँ, तो व्यय विधि हो गया। तो इस तरह से 3 अलग अलग हमारे पास मेथड हैं गणना के। पहला, इसको अगर हम देखें तो इंग्लिश में बोलते हैं वैल्यू एडेड और प्रोडक्शन मेथड, और प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड और प्रोडक्शन मेथड। यस, दूसरा हम लोग बोलते हैं इनकम मेथड, और तीसरा हम लोग बोलते हैं थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड, थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। ये आपके एग्ज़ाम में भी है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो कॉन्टिन्यूसली। तो अगर हम लोग इसको डिफाइन करें, हिंदी में कहें तो यह है मूल्य संवर्धन अथवा उत्पादन विधि, उत्पादन विधि, इसको बोलते हैं आय विधि, इसको बोलते हैं व्यय विधि। व्यय विधि तो 3 डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के लिए, टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। अब आप देखो, अगर हम इसकी बात करेंगे वैल्यू एडिशन प्रोडक्शन, तो इसमें बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। एक सेक्टर को मैं आपके सामने आज डिकोड करता हूँ, पहले वाले को, फिर जब व्हेन वी डिस्कस द सिलेबस इन डिटेल तो इन सब के बारे में बात करेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर के भी। तो let's see the first one, and that is value added or production method, added or production method। yes, मूल्य संवर्धन अथवा उत्पादन विधि। उत्पादन विधि अच्छा, इसके कंपोनेंट्स की बात करें, अवयव की बात करें तो 1 by 1 करके है। फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, इसमें है ऑल द नेचर रिलेटेड प्रोडक्शन, ऑल द नेचर रिलेटेड प्रोडक्शन, प्रकृति से संबंधित सभी उत्पादन, प्रकृति से संबंधित सभी उत्पादन। फॉर एग्जाम्पल कृषि हो गया, एग्रीकल्चर, फॉर एग्जाम्पल खनन हो गया, माइनिंग, फॉर एग्जाम्पल एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पशुपालन, हस्बेंड्री,
एट्सेट्रा, ये सारा। दूसरा हम लोग बात करें तो वो है सेकेंडरी मेथड। तो सारे फैक्ट्री वाले काम, जिसको मैन्युफैक्चरिंग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में विनिर्माण, और फैक्ट्री से बाहर वाले जैसे कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये सारे इसमें आएंगे। तो इसमें अगर हम लिखें तो ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इसमें आ जाएंगे। सभी विनिर्माण, फैक्ट्री में जब होता है तो हिंदी विनिर्माण बोलते हैं, चाहे ये बोर्ड हो या कैमरा हो या माइक हो, दिस ऑल आर मैन्युफैक्चर्ड। फैक्ट्री से बाहर कंस्ट्रक्शन होता है जिसको हम लोग निर्माण बोलते हैं। कभी भी फैक्ट्री में बने हुए चीज़ों को निर्माण वर्ड कंस्ट्रक्शन यूज़ नहीं करेंगे। फैक्ट्री से बाहर होगा तब कंस्ट्रक्शन बोलेंगे, फैक्ट्री के अंदर है तो मैन्युफैक्चरिंग होगा। एंड द थर्ड वन इज टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। तो इसमें क्या होगा, ऑल द सर्विसेस, सभी सेवाएं, सभी सेवाएं इसके पार्ट हैं, सभी सेवाएं इसके पार्ट हैं। और एग्जाम्पल हो गया आपका बैंकिंग, बैंकिंग सेवा हो गया जी, आपका इंश्योरेंस वाला सेवा हो गया जी, यस, आपका हॉस्पिटैलिटी हो गया, जो होटल वाली सर्विसेज होती हैं, हॉस्पिटैलिटी, ये सारे इसमें आएंगे। अच्छा, तीनों, जो पहला था हमारा प्राइमरी सेक्टर, तीनों सेक्टर को मिलाकर हम लोग बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी, बाजार कीमत पर सकल मूल्य संवर्धन, अथवा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, मार्केट प्राइस पर सकल मूल्य वृद्धि, तो सकल घरेलू उत्पाद। तो इस तरह से जब हमारा जीडीपी बढ़ता है तो क्लियर है आपको, या तो प्राइमरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर इनसे रिलेटेड है, सेकेंडरी सेक्टर जो फैक्ट्री इनसे संबंधित है, टर्शरी जो सेवाओं से, ये तो बढ़ता ही बढ़ता होगा। इसीलिए जब जीडीपी बढ़ता है तो हम खुश होते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि हो सकता है कि प्राइमरी सेक्टर का कम ग्रोथ हो, टर्शरी का ज़्यादा हो। और ये क्वेश्चन भी था आपके यूपीएससी का कि हमारा जो विकास है वो प्राइमरी से छलांग लगाकर टर्शरी, तृतीय की तरफ चला गया है, द्वितीय क्षेत्र अधूरा रह गया है, सेकेंडरी सेक्टर जो है वो क्या है, अनटच्ड रह गया है। तो खैर इस तरह के सारे क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करेंगे जब क्लास को डिटेल में हम लोग और सिलेबस के साथ शुरुआत करेंगे। तो एक बाइट थी आपके माइक्रो के लिए, मैंने इसी तरह से माइक्रो का भी दिया है, आप देखना। द डिस्कशन हिंदी और इंग्लिश में है, इंग्लिश सेपरेट में भी इंग्लिश भी है और हिंदी में भी डिस्कशन अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल है हिंदी में, तो किसी मीडियम के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स, फिर अगले क्लास के लिए हम लोग अगले में मिलेंगे। एंड थैंक्स टू एवरीवन, थैंक यू।